गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो है कोविड-19। और कोविड-19 से पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है। लेकिन इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के पीछे मात्र एक उद्देश्य है, क्योंकि इस दौरान कुछ ट्रीटमेंट्स और थेरेपी पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, वैक्सीन किसे कहते हैं, इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप किया जाए, बढ़ाया जाए। तो अक्सर लेकर के ख़ास तौर से छात्र की तरफ से पूछा जाता था अलग अलग कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, वैक्सीन किसे कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इसमें नहीं क्लियर हो रहा है क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। इस तरह की कई क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए और जिससे क्लियर हो सके कि वास्तव में है क्या ये प्लाज्मा थेरेपी, क्या है वैक्सीन्स, क्या है एंटीबॉडीज़, क्या है एंटीजन्स किसे कहेंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कैसे करेंगे, या इम्यून सिस्टम है क्या, उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो कोविड-19 से सभी लोग भली बात परिचित हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा ज़रूर। जो कोविड-19 है, इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। 2019 में ये वायरस की उत्पत्ति हुई और इसको शॉर्ट फॉर्म में 2009 NCOV भी कहा जाता है, यानी कि इसी का शॉर्ट फॉर्म है। और नोवेल इसलिए कहा जाता है कि नया वायरस था। अब इस वायरस की अगर हम बात करें तो जो वायरस है, यानी कि ये तो कोरोना क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस है, यानी कि कोरोना के कई वायरस होते हैं कोरोना फैमिली के अंतर्गत देखा जाए। तो उसमें से जो सार्क वायरस है, ये ह्यूमन में कोविड-19 बीमारी उत्पन्न करता है। देखिए, सार्क कोविड टू जो है सार्क कोविड 2 जो है कोविड-19 बीमारी उत्पन्न करता है। तो और इसके बारे में बात करेंगे अगर कोविड-19 2 के बारे में, या सार्क वायरस जो है वो है क्या, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का मॉलिक्यूल है, यानी कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जा रहा है। और जो कोविड-19 उत्पन्न करने वाला वायरस है या कोरोना वायरस जो होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो जो ह्यूमन में बीमारी उत्पन्न कर रहा है SARS-CoV-2, वो बीटा टाइप का है, तो वो बीटा वायरस है। और कहाँ से शुरू हुआ था, वुहान शहर से हुआ था जो चाइना में है। अब देखिए, इसमें चर्चा किस पे है, कोविड-19 की जो ट्रीटमेंट है वो संभव कैसे है। कोई भी वायरल डिजीज़ है, कोई भी महामारी है, तो उसका उपचार जो होता है, बेस्ट उपचार क्या होता है, वैक्सीन ही होता है। लेकिन अभी वैक्सीन है नहीं हमारे पास। तो इस बीच में अन्य जो भी सपोर्टिंग दवाएं हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विनिन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आया है प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी पे अभी काफ़ी फोकस है। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है, उस प्लाज्मा थेरेपी पे पूरा नाम अगर बात करें तो कॉन्वेलेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट कहा जाता है, या कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। तो पहले इस पे हम चर्चा करेंगे कि है क्या कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी, क्या है, फिर बाद में देखेंगे कि वैक्सीन क्या है, दोनों के कार्य करने का क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में जानेंगे। देख, कॉन्वेलेंट का मतलब क्या है, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। मीन्स हुआ क्या इसका, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोविड-19 से ग्रसित था, यानी बीमार था, और वो सेल्फ ने, यानी कि उसका जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है एक तरह से बॉडी की, उसके द्वारा वो सही हो गया। तो इसको कहा जाता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी बीमार व्यक्ति अपने आप एक तरह से सही हुआ। अब उसमें दूसरा शब्द है प्लाज्मा, यानी जो बीमार व्यक्ति है उसके प्लाज्मा का उपयोग करके जो जो व्यक्ति सही नहीं हो रहे, यानी जिनका ट्रीटमेंट नेचुरल डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उनको अब इस व्यक्ति के प्लाज्मा से सही किया जाएगा। लेकिन इसके पहले हम जानें प्लाज्मा है क्या। तो जो प्लाज्मा है ये येलोइश कलर का, यहाँ पे देखिए येलोइश कलर का लिक्विड कंपाउंड होता है, और कहाँ पाया जाता है, ब्लड में।
और कैरी क्या करता है, एक प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। और वो प्रोटीन में कई तरह के प्रोटीन्स होंगे और ख़ास तौर से वही कई तरह के प्रोटीन्स होंगे और उन प्रोटीन्स में एंटीबॉडीज़ पाया जाएगा। तो इसके अलावा भी कई प्रोटीन्स होते हैं, तो मेनली हमको फोकस करना है एंटीबॉडीज़ पे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ही क्या है, इसका सबसे सटीक उपचार है एक तरह से कहा जाए। अब देखिए प्लाज्मा ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में दो चीज़ें पाई जाएंगी, प्लाज्मा पाया जाएगा और ब्लड कॉर्पेल्स पाए जाएंगे। अब प्लाज्मा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वाटर होता है और प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह की प्रोटीन होंगी, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन होगा और ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन होगा, फाइब्रोजेंस होंगे। तो अलग अलग प्रोटीन से अलग अलग काम है। जैसे ग्लोबुलिन्स क्या करता है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेंस क्या करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग का कार्य करते हैं। तो सभी जितने भी प्रोटीन्स इसमें पाए जाएंगे, सभी प्रोटीन्स का क्या कार्य है, अलग अलग तरह के कार्य हैं, वो अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्लड कॉर्पल्स पाया जाता है, यानी ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पल्स होता है, उसको WBC और RBC कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये प्रकनली जैसा बना है, इसमें क्या होगा, ब्लड होगा, पूरी तरह से ब्लड भरा रहेगा। जब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे हाई RPM पे, यानी कि बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, तब फिर होता क्या, घुमाने पे ब्लड अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, WBC अलग हो जाएगा, RBC अलग हो जाएगा। मीन्स रेड वाला RBC है, येलो वाला आपका प्लाज्मा है, और जो बीच में थोड़ा सा वाइट छुटा है वो आपका WBC है। ये तीनों अलग हो जाते हैं। तो जो येलोइश वाला भाग होता है, ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और इसी प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडीज पाया जाएगा। किस व्यक्ति का एंटीबॉडीज पाया जाएगा, जो कोविड-19 से ठीक हुआ है, यानी कि नेचुरली ठीक हुआ है। मीन्स उस नेचुरली ठीक होने का मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गया और जिससे वो सही हुआ। अब देखिए थोड़ा जानते हैं कि कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या। तो कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत चाइना में हुआ था। चाइना में क्या किया गया कि जो व्यक्ति सही हुआ था उसके प्लाज्मा को लेकर के, यानी 200 ml डोज 10 व्यक्ति को दिया गया। और जब 10 व्यक्ति को 200 ml का डोज दिया गया तो रिजल्ट में हमको क्या मिला कि उसमें से 7 व्यक्ति जो थे वो सही हो गए, यानी उनके अंदर के वायरस का सिम्टम जो था वो ख़त्म हो गया, या वायरस का इफेक्ट या प्रभाव बिल्कुल पूर्णतः ख़त्म हो गया, यानी कि 100% सही हो गए। तो अब उसके बाद अब रिसेंटली अभी इंडिया में शुरू किया गया, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में इंडिया में शुरू किया गया है। इंडिया में केरल में पहले अनुमति दिया गया और उसके बाद फिर दिल्ली में दिया गया। दिल्ली में भी 5 व्यक्ति का किया गया था और वो जो ICU में थे वो 5 के 5 व्यक्ति ICU से बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव है ये। इसके अलावा तमिलनाडु भी अभी परमिशन मांग रहा है, तमिलनाडु को भी परमिशन नहीं मिला है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर देखा जाए एग्ज़ाम के आने वाले समय में जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चंस उठेंगे। तो केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट जो है प्लाज्मा थेरेपी पे कार्य किया है, वो केरल स्टेट है। और किसके परमिशन पे, ICMR पे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पे। अब बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी में जो होता क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत, यानी जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से होता क्या है, पेशेंट हु रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, यानी वो प्लाज्मा हम किसका लेंगे, जो कोविड-19 से सही हुआ हो और उसके ब्लड में क्या पाया जा रहा हो, एंटीबॉडीज पाया जा रहा हो। तो उसी व्यक्ति का लेंगे जो प्लाज्मा उसी व्यक्ति का लेंगे जो पेशेंट कोविड-19 से ग्रसित था, यानी कि बीमार था और वो सही हो गया है, लेकिन उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एंटीबॉडीज़ पाया जा रहा है। उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाया जा रहा है और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, वायरस से फाइट करेगा, एक तरह से वायरस को ख़त्म करने का कार्य करेगा। तो उसके
प्लाज्मा को ले करके अब उस व्यक्ति में प्लाज्मा को ट्रांसफ़र किया जाएगा जो स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि जो उस बीमारी से अभी संघर्ष कर रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो रिकवर हुआ व्यक्ति था, यानी सही हुआ व्यक्ति था, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ है, वो जो संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, उसको ठीक करने में मदद करेगा। अब देखिए, जो प्लाज्मा को जब ब्लड से अलग किया जाता है, ब्लड से जब प्लाज्मा को अलग किया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा को अलग किया जाता है, तो उससे कहा जाता है प्लाज्मा फेरेसिस। तो एक तरह से अब बात करें कि इम्यून सिस्टम है क्या है यहाँ पे, अगर ये तो हो गया प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, लेकिन इन सब में क्या है, इम्यून सिस्टम के आधार पे ही कार्य करता है। यानी जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उसके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होगी और वो सही हो जाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसमें ये एंटीबॉडीज जल्दी नहीं बनेगा और जिसके कारण से वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम का मतलब है कि इसको हम कहते हैं बॉडी का डिफेंस सिस्टम, यानी कि बाहर से जो भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं, फॉरेन एलिमेंट्स बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, कुछ भी बॉडी के अंदर बॉडी पे अटैक करता है या इंटर्ड होकर के इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो उससे क्या करते हैं, फाइट करने का कार्य करते हैं। अब देखिए इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम दो तरह का होते हैं, एक तो एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, दूसरा पैसिव इम्यून सिस्टम होता है। एक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। यानी कि हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से होगा और आर्टिफिशियल तरीके से होगा। तो नेचुरल वो होता है कि जो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हम इन्फेक्शन किया और बॉडी उससे सेल्फ डिफेंस और फाइट करके अपनी रिकवरी कर लेती है, तो उसको कहा जाता है नेचुरल। लेकिन जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता है, यानी कि वो रिकवरी नहीं कर पाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक किया और बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रही है और उसको सही किया जाता है बाहर से वैक्सीन दे करके, तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये हो गया एक्टिव में दो तरह का होगा, नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। तो अगर नेचुरली डिफेंस किया तो उसको नेचुरल कहा जाएगा और वैक्सीन दे करके अगर सही किया गया तो उसको आर्टिफिशियल कहा जाएगा। अब देखिए पैसिव में दो तरह के होते हैं, एक होता है मैटरनल एंटीबॉडीज़ और एक होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यहाँ पे मैटरनल एंटीबॉडीज मीन्स हो गया कि जब बच्चा जन्म लेता है, कोई भी चाइल्ड जब बर्थ लेता है तो माँ के बॉडी से कुछ एंटीबॉडीज़ बच्चे में ट्रांसमिट होती है, तो उसे मैटरनल कहा जाता है। और मोनोक्लोनल वो हो गया कि जब आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडीज़ तैयार किया जाए। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह समझिए इसको, कोई व्यक्ति प्लाज्मा हमको दिया, ठीक, कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट किया, लेकिन अब प्लाज्मा की मात्रा क्या है कि बहुत ज़्यादा है नहीं और पेशेंट क्या है बहुत ज़्यादा है। जैसे कोविड-19 के केस में क्या हो रहा है कि रिकवरी रेट 14% थी और बढ़ने की गति डे बाय डे 1 हफ्ते से लेकर के 7 दिन से लेकर के 10 दिन में डबल हो जा रहा था केस। तो ऐसे में क्या होगा, अब 14% रिकवरी हो रहा है, इस 14% में से हम उन्हीं का ब्लड ले सकते हैं जो किसी और बीमारी से ग्रसित नहीं है। तो उनका ब्लड लेकर के जब बहुत ज़्यादा लोगों को हमको ब्लड डोनेट प्लाज्मा थेरेपी करनी होगी तो फिर हमारे पास प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाएगी। मीन्स तब उसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें एंटीबॉडीज़ होगा उसको आर्टिफिशियल तरीके से लैब में तैयार कर लेंगे। ये हो गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और जिसे हाइब्रिडोमा टेक्निक्स कहते हैं, तो जिसके द्वारा हम तैयार कर लेते हैं। और मैटरनल के केस की अगर हम बात करें तभी आगे आएगा कि माँ के बॉडी से कौन कौन सा एंटीबॉडीज़ बच्चे के शरीर में जाता है। यानी कि जो मिल्क फीडिंग कराती है माँ, तब कौन सा दूध के माध्यम से बॉडी में जाता है, और बर्थ के पहले कौन सा एंटीबॉडीज़ बॉडी में जाता है जो डिफेंस सिस्टम का कार्य करता है। देखिए एंटीबॉडीज़ है क्या।
एंटीबॉडीज़ को शॉर्ट फॉर्म में AB लिखा जाता है और इसी को कहा जाता है, इसमें होता क्या एक्चुअल में, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे आधा लिखा गया है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। किस आकार का होता है, वाई शेप्ड का। ये प्रोटीन जो होता है वाई शेप्ड का होता है। तो एंटीबॉडीज जो है आपका आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन लार्ज होता है, वाई शेप्ड का प्रोटीन होता है दैट यूज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कैसे यूज किया जाता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, यानी जो कोई पैथोजन आया उसके अटैक को क्या करने की कोशिश करेगा, निष्क्रिय करने का कार्य करेगा। तो जो एंटीबॉडीज़ बनता कहाँ से है, अभी आगे देखेंगे हम लोग कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण कैसे हो रहा है। फिलहाल यहाँ जान जाते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन होता है वो बी सेल से होता है। अभी कैसे होता है अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। और ईच एंटीबॉडीज इज स्पेसिफिक टू एन एंटीजन, यानी कि जितने भी एंटीबॉडीज होंगे, यानी एक एंटीबॉडी एक बैक्टीरिया एक वायरस के अगेंस्ट ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक एंटीबॉडीज़ है बॉडी में और जितने भी बैक्टीरिया आ रहे हैं शरीर में सबके अगेंस्ट वही अकेले काम करेगा, नहीं। एक एंटीबॉडी सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा। एंटीजन में एक ही बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट काम करेगा, इस चीज़ को याद रखना है। आइए देखते हैं एंटीबॉडीज़ है क्या। अब देखिए टाइप की बात करें तो एंटीबॉडीज़ कौन सी कितने टाइप्स का होता है। तो IG का मतलब जो होता है इम्यूनोग्लोबिन है, जो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद कैपिटल लेटर में लिखा गया है G, तो G का मतलब है गामा। फिर IG है और A लिखा गया है तो इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा, D है डेल्टा, E है इप्सिलॉन और M है तो म्यू। अब देखिए इसके बारे में एक एक के बारे में जानते हैं क्या है। जो इम्यूनोग्लोबिन गामा है ये सबसे छोटी एंटीबॉडीज होती है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इम्यूनोग्लोबिन गामा सबसे छोटी एंटीबॉडीज होती है और यही एंटीबॉडीज ऐसी है जो माँ के बॉडी से बच्चे के शरीर में जाता है। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, यानी बर्थ के समय या बर्थ के पहले ही माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है। तो यही एकमात्र होता है और जो स्मॉलेस्ट होता है इसलिए आसानी से प्लेसेंटा से पास आउट करके चाइल्ड्स के बॉडी में पहुंच जाता है। और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम करता है। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि सेकेंडरी का मतलब क्या है, जब कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करेगा तो सबसे पहले ये एंटीबॉडीज़ कार्य नहीं करेगा, ये सेकेंड बाद में आके फाइट करेगा। सेकेंडरी का मतलब ये हुआ। दूसरा है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा। ये क्या है, सेकेंडरी सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़ होता है, यानी बॉडी के वह सभी ग्रंथियां जहां से स्राव होता हो, चाहे वो आपका कोलेस्ट्रम हो, चाहे टीयर्स हो, सेबम हो, सीमेन हो, यानी वो सभी ग्रंथियां जहाँ से स्राव होता है उन सभी में यह एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि चाइल्ड्स जो होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनको 6 मंथ तक मिल्क फीडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ के शरीर से दूध के माध्यम से यानी मिल्क फीडिंग के माध्यम से ही यह एंटीबॉडीज उसके शरीर में पहुँचता है। तीसरी है इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। तो इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा की अगर बात करें तो ये सिर्फ बी सेल में पाया जाता है। अभी ये आगे आएगा, क्लियर होगा वहाँ पे। और इम्यूनोग्लोबिन इप्सिलॉन की अगर बात करें तो वहाँ तब जनरेट होता है जब एलर्जिक रिएक्शन हो, किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो तभी ये जनरेट होता है। और इम्यूनोग्लोबिन म्यू की अगर बात करें तो पेंटामर होता है। पेंटामर का क्या मतलब है, पेंटामर जैसे मान लीजिए एक बेस है यहाँ पे, ठीक है, इस बेस से एक एंटीबॉडीज निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला तो 5 निकला, तो इसलिए इसे पेंटामर कहा जाता है। अब देखिए ये प्राइमरी रिस्पांस होती है, यानी कि सबसे पहले यही फाइट करती है। यानी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वायरस शरीर में इंटर किया तो सबसे पहले प्राइमरी इम्यून सिस्टम का कार्य यही करेगा। इसके अलावा जो भी थे इसमें कुछ ज़्यादातर मोनोमर थे। मोनोमर्स मीन्स इस तरह से सिंगल निकलता है एंटीबॉडीज, यानी कि एक बेस होगा उस बेस से सिंगल एंटीबॉडी निकलेगा।
अब देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात किया जाए तो जो वहाँ पे आपने पढ़ा था पैसिव सिस्टम में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी जो हाइब्रिड तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसकी डिस्कवर की बात करें तो कोहलर ने किया था और मिलिस्टियन ने किया था, दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके किया था। तो इसमें होता क्या है कि हाई एफिनिटी पे कार्य होता है, यानी कि प्योरिटी हो, हाई एफिनिटी हो, पर एंटीजेंस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस ऑन द लेबोरेटरी, यानी कि लैब में प्योर और अच्छी क्वालिटी का एंटीबॉडीज़ तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्लोनल कल्चर करके, यानी कल्चरिंग करके, क्लोनल कल्चरिंग करते हैं, यानी कुछ उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार किया जाता है जिसे हाइब्रिडोमा कहते हैं। अब करते कैसे हैं हाइब्रिडोमा में? देखिए हाइब्रिडोमा इज द फॉर्म ऑफ फ्यूजिंग ए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग बी सेल, ठीक, विथ माइलोमा बी सेल कैंसर सेल। देखिए जो एंटीबॉडीज़ होगा उस एंटीबॉडीज़ को करेंगे क्या है, मान लीजिए एंटीबॉडीज़ है, इस एंटीबॉडीज़ को मिक्स किसके साथ करेंगे? माइलोमा के बी सेल यानी कैंसरस सेल, यहाँ पे लिखा है ना कैंसरस सेल, इस कैंसरस सेल के साथ इसको मिक्स कर देंगे। तो अब होता क्या है कि कैंसरस सेल में होता क्या है, अलग फिगर बनाइए, कलर लीजिए, इसे यहाँ पे मिक्स कर दिए, ठीक। तो कैंसरस बी सेल में मिक्स कर देते हैं। तो कैंसरस सेल में होता क्या है, जितने भी कैंसरस सेल होते हैं उसमें सेल डिवीजन जो होता है अनकंट्रोल तरीके से होता है, और इसी कॉन्सेप्ट का वहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जब कैंसरस सेल में मिक्स कर देंगे, ठीक है, इसको कैंसरस सेल में मिक्स कर दिए तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, जिससे मल्टीपल कॉपी बहुत तेज़ी से तैयार हो जाएंगी। अब बात करते हैं एंटीजन है क्या, एंटीजन नाम क्यों रखा गया। दरअसल एंटीजन होता क्या है कि जब कोई भी ये बॉडी है एक, और इस बॉडी पे किसी फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक हुआ, ये बैक्टीरिया आया, और जैसे ही अटैक करेगा तो बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो एंटीबॉडीज़ से एंटी शब्द लिया गया, और ये फॉरेन पार्टिकल कर क्या रहा है, एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प कर रहा है, यानी कि जनरेट कर रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एंटीजन। मीन्स ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स, ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो शरीर में इंटर्ड होकर के एंटीजन शरीर में इंटर होकर के एंटीबॉडी को जनरेट करें। देखिए यहाँ पे ऐसा फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, अगर वो बॉडी में इंटर कर रहा है और उत्पन्न क्या कर रहा है, एंटीजन को, एंटीबॉडी को जनरेट कर रहा है, तो उसी को कहा जाता है एंटीजन, ठीक। एंटी मीन्स हो गया एंटीबॉडीज़ और जेन मीन्स हो गया जनरेट, यानी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो एंटीबॉडीज़ को जनरेट करे उसी को एंटीजन कहा जाता है। अब देखिए एंटीजन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए फॉरेन सब्सटेंस होता है जिसको बताया ही गया है, और स्टिमुलेट कैसे करता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट मतलब एंटीबॉडीज़ के निर्माण या एंटीबॉडीज़ को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो एंटीजन जनरली लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि कोई भी एंटीजन जो होता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है। मीन्स जो भी बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करेगा तो बनाता क्या है, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, तो जो भी वायरस बॉडी में इंटर करेगा तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है, यानी टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाता है, और जो जिसके कारण से इलनेस आती है। और देखिए जो एंटीबॉडीज़ के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वाई आकार का होता है, जिसमें एक एच चैन होता है, एल चैन होता है, और एच का मतलब हैवी और एल का मतलब है लाइट। जो वाई शेप्ड होगा, यानी कि ये ऊपर वाला जो रेड किया गया है, ये यहाँ पे क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, यानी कि एंटीजन आकर के यहीं पे जुड़ता है, तो एंटीजन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। और प्रत्येक एंटीजन जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक संरचना होती है, और स्पेसिफिक संरचना होने के कारण से एक एंटीबॉडी, यानी कि
एक एंटीबॉडी से एक ही टाइप का एंटीजन जुड़ेगा, यानी कि एक टाइप का एंटीबॉडीज़ एक ही टाइप के एंटीजन्स को जोड़ेगा। एकदम उस तरह से काम करता है जैसे चाबी और ताला की कहानी कि एक चाबी एक ही ताले में लगेगी, तो उसी तरह से इनका भी फंक्शन है कि यानी कि एक टाइप का एंटीबॉडीज़ है तो एक ही टाइप के एंटीजन्स को ख़त्म करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एंटीजन होता है, एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से जुड़ता है इसको ईपीटॉप कहा जाता है, और एंटीबॉडी का जो भाग एंटीजन से जुड़ता है उसे पैराटॉप कहा जाता है। तो यानी कि ईपीटॉप और पैराटॉप आपस में आकर के जुड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि हाउ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन सेल, यानी कि सेल में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता कैसे है। इस चीज़ पे अगर हम चर्चा करेंगे कि सेल में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कैसे हो रहा है। अब देखिए, अब सेल इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो सेल का इम्यून सिस्टम होता है, मीन्स जो WBC सेल है, RBC होता है, WBC होता है, तो उस WBC में बहुत तरह के छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग इम्यून सिस्टम, यानी वो इम्यून सिस्टम को का ही कार्य करते हैं। अब देखिए उसमें क्या पाया जाएगा, कुछ इसमें लिखा गया है मोनोसाइट्स है। तो मोनोसाइट्स क्या करता है, फाइट करता है बैक्टीरिया और वायरस से। फाइट ही नहीं करता, सबसे पहले यही फाइट करता है। एक तरह से ये चीज़ भी याद रखना है, मोनोसाइट जो होता है सबसे पहले फाइट करता है। माइक्रोफेज की अगर हम बात करें तो माइक्रोफेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है, और लाइसोसोम पाए जाने के कारण से क्या करता है कि उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स आ गया तो मोनोसाइट्स तो फाइट किया और साथ में क्या किया, माइक्रोफेज को इन्फॉर्म किया। तो माइक्रोफेज क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करेगा। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइट्स है, न्यूट्रोफिलस है, तो सबका अलग अलग। न्यूट्रोफिलस जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। इओसिनोफिलस है, ये वार्म के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स है, तो कहीं कहीं स्टॉप ब्लीडिंग या डैमेज कहीं हुआ है तो उसको सिग्नल देता है, यानी डैमेज बॉडी में अगर किसी प्रकार का डैमेज हुआ है तो एक तरह सिग्नल देता है कुछ डैमेज को, कैसे डैमेज को ख़त्म किया जाए या फिक्स किया जाए। इसके अलावा बेसोफिलस है, जब एलर्जी या इस तरह की एक्टिविटीज़ बॉडी पे होती है तो बेसोफिलस कार्य करता है। तो अलग अलग जो भी रिएक्शंस हुए बॉडी के अंदर, जितने भी टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं तो उसके लिए अलग अलग सेल्स कार्य करती हैं। बैक्टीरिया इंटर किया तो उसके लिए अलग हुआ, एलर्जी हुआ तो कुछ उसके लिए अलग हुआ। तो उनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी लिम्फोसाइट्स। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ लिम्फोसाइट से ही जनरेट होगा। अब देखिए लिम्फोसाइट को ही हम शॉर्ट में कहा जाए तो लिम्फोसाइट आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट को क्या कहा जाता है, WBC। तो एक तरह से अगर लिम्फोसाइट की बात की रहे तो हम बात किसकी कर रहे हैं, WBC की बात कर रहे हैं, वाइट ब्लड कॉर्पल्स की बात कर रहे हैं। और देखिए लिम्फोसाइट जो होता है दो तरह का होता है, एक तो बी होगा, दूसरा टी होगा। टी लिम्फोसाइट्स होगा और बी लिम्फोसाइट्स होगा। तो बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो होता है बर्सा ऑफ फैब्रिस में इसको खोजा गया था, बर्सा ऑफ फैब्रिस ग्लैंड में खोजा गया था। और ये कहाँ पे पाई जाती है, बर्ड में पाई जाती है। जो बर्ड होती है, मान लीजिए बर्ड है और बर्ड के शरीर में ये पैर है मान लीजिए, तो बर्ड के शरीर में वो भाग जो होता है जहाँ से एग लेइंग का कार्य करती है, मीन्स ये एग लेइंग करना, यूरिन का बाहर निकालना, तो वहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बर्सा फैब्रिस कहा जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स को खोजा गया था। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे बर्सा फैब्रिस पाया जाए। तो ह्यूमन में कहाँ पे खोजा गया था, तो ह्यूमन में बोन मैरो में खोजा गया था। तो इसलिए बी लिम्फोसाइट नेम मेंटेन इसलिए रहा क्योंकि बोन मैरो का भी बी है और बर्सा फैब्रिस में भी बी है, तो इसलिए अभी भी इसको बी लिम्फोसाइट्स ही कहा जाता है। टी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो एक्चुअल में टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बोन मैरो में ही बनते हैं। देखिए टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनेगा, लेकिन जब मेच्योर होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, थाइमस में पहुँच जाता है।
थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाता है। तो टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में, यानी बी का भी निर्माण बोन मैरो में हो रहा है, टी का भी निर्माण बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन जब मेच्योर होगा तो पहुंच कहाँ जाएगा, थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है, जो हार्ट है और ब्रीदिंग बोन्स जो होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। तो थाइमस इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि यह जो थाइमस है उसी के आधार पे टी लिम्फोसाइट्स कहा गया है। इसको और भी नामों से ट्रेनिंग ऑफ स्कूल्स भी कहा जाता है, या क्योंकि ट्रेनिंग ऑफ स्कूल इसलिए कहा जाता है कि बनता बोन मैरो में है और यहाँ पे आकर के वो मेच्योर होता है, इसलिए ट्रेनिंग ऑफ स्कूल्स कहा जाता है। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है। चलिए अब इनमें से हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, क्योंकि जो स्टेप होता है, होता क्या है कि टी लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट, यानी जो टी लिम्फोसेल्स है, टी सेल से बनेगा क्या, बी से, यानी टी सेल से बी सेल की तरफ इन्फॉर्मेशन आएगी और बी सेल से फिर बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को निर्माण करता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग टी सेल के बारे में देखते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसको थाइमस से प्रोड्यूस होता है और ये मेच्योर होकर के टी सेल में कन्वर्ट होता है। एक सेकेंड, हाँ, टी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और ये एक्चुअल में बनता कहाँ पे है, बोन मैरो में बनता है, जो पहले ही बता दिया गया था। और लिम्फोसाइट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, टी लिम्फोसाइट जो होता है अगर इसके किसी बैक्टीरिया के संपर्क में जैसे ही आएगा, ये बहुत जल्दी तेजी से टी लिम्फोसाइट की बहुत सारी सेल्स बनाएंगे और वो सभी सेल्स क्या करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही कार्य को करेंगे, अलग अलग, यानी कि एक हेल्पर का काम करेगा, एक किलर का काम करेगा, और एक उस जो किलर सेल है, मान लीजिए किलर सेल क्या कर रही है, बैक्टीरिया के सेल को डैमेज कर रही है, तो एक सेल ऐसा भी रहेगा जो ये इस बात को ध्यान में रखेगा कि वो किलर सेल कहीं अपने सेल को ना डैमेज कर दे। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सेल्स का फॉर्मेशंस होगा बहुत तेज़ी से जब बैक्टीरिया के संपर्क में आएगा, और वो सारे सेल्स क्या करेंगे, अलग अलग तरह के फंक्शंस का कार्य करेंगे। तो वहाँ इसमें लिखा गया है वही चीज़, इस पैराग्राफ में वही चीज़ लिखा है, कॉन्टैक्ट विद एंटीजेंस टी लिम्फोसाइट डिवाइड रैपिडली फ्रॉम टू फॉर्म्स क्लोन टी सेल्स विच सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, लेकिन कार्य क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है। अब देखिए अलग अलग टाइप की लिम्फोसाइट जो बनेंगी, यानी कार्य के आधार पे है या फंक्शंस के आधार पे है, स्ट्रक्चर सबका लगभग एक समान होगा, लेकिन कार्य क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे, और उसके आधार पे 4 प्रकार के टी सेल्स बनते हैं। तो पहला जो होता है जिसको हेल्पर टी सेल कहा जाता है, मोस्ट एबिडेंट, यानी सबसे अधिक यही पाया जाता है, और इसे CD4 टी सेल कहा जाता है, T4 सेल भी कहा जाता है। तो मोस्ट एमिडेंट यही होता है। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है आइडेंटिफाई ऑफ फॉरेन बॉडीज़, यानी फॉरेन पार्टिकल्स जो आया है उसको आइडेंटिफाई करना। उसको आइडेंटिफाई मतलब इसके अलावा भी जो सेल हैं वो भी कार्य करते हैं, जो यहाँ पे आपने पढ़ा है, ये सारे सेल भी काम करते हैं, लेकिन ये क्या आइडेंटिफाई करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा मीन्स एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के सारे पार्ट या वायरस की पूरी बॉडी टॉक्सिक नहीं है, यानी पूरी बॉडी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, इसके कोई एक पार्ट होगा जो नुकसान पहुंचा रहा है। तो टी सेल क्या करेगा, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा, यानी कि आइडेंटिफाई करेगा, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करेगा जो हमको नुकसान पहुंचा रही है शरीर को, और साथ में क्या करेगा, जो दूसरी सेल है किलर टी सेल को वो सूचना देगा, यानी कि स्टिमुलेट करना, यानी कि उत्तेजित करना, किलर टी सेल को उत्तेजित करेगा कि भाई आप अटैक करो, बॉडी के अंदर एक फॉरेन पार्टिकल्स आ चुका है। और साथ में स्टिमुलेट किससे करेगा, बी सेल को स्टिमुलेट करेगा। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करता है, एंटीबॉडीज जनरेट करता है। तो अब देखिए टी सेल का जो हेल्पर टी सेल है वो 3 बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य कर रहा है। पहला कार्य खुद फाइट कर रहा है फॉरेन पार्टिकल से, दूसरा कार्य ये आइडेंटिफाई कर रहा है उस बॉडीज़ के उस पार्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा रहा है, और उसके लिए फिर क्या, उसके बाद क्या कर रहा है, किलर सेल को बता रहा है। किलर सेल का कार्य क्या है, डायरेक्ट अटैक करता है। तो किलर सेल फिर क्या करेगा, तुरंत डायरेक्ट अटैक कर देगा।
साथ में किसको इन्फॉर्म कर रहा है, स्टिमुलेट कर दे रहा है बी सेल को, जो एंटीबॉडीज़ बनाता है। यानी एंटीबॉडीज़ वो एक तरह सूचना दे, भाई एंटीबॉडीज़ आप बनाना शुरू करो कि क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में आ चुका है। और तीसरा माइक्रोफेज जो होता है, माइक्रोफॉज, उसको भी इन्फॉर्म कर देगा, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, माइक्रोफॉज से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है। जैसे होता क्या है, इस तरह समझते हैं। जैसे ये बॉडी है, ये मान लीजिए माइक्रोफॉज है, ठीक है, माइक्रोफॉज है। अब कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो माइक्रोफॉज क्या करेगा, उस फॉरेन पार्टिकल को अपने अंडर ले लेगा, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, एकदम इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन इसमें कुछ रेसिडुअल पार्ट बचेंगे जो आकर के यहाँ पे वो बच जाएंगे, यानी जो ख़त्म नहीं होंगे। वही उसकी सूचना फिर किसको देगा, उसकी सूचना जो है टी सेल को देगा, यानी कि उसकी सूचना किलर सेल को देगा, बी सेल को देगा कि भाई हमारे बॉडी में इस तरह से आ चुका है एक फॉरेन पार्टिकल जो नुकसान कर रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। किलर टी सेल क्या करता है, डायरेक्टली अटैक करेगा और साथ में उसके साथ बाइंड करेगा और होल कर देगा, यानी उसकी बॉडी में होल करने का कार्य करेगा, ठीक है। उसके अलावा सप्रेसर टी सेल होता है। सप्रेसर टी सेल की अगर बात करें तो एक कार्य क्या करता है कि जब किलर टी सेल कार्य कर रहा होता है तो इस चीज़ की चेतावनी देता है या रखवाली करता है कि भाई देखो, अब दूसरे फॉरेन पार्टिकल जो दुश्मन है उसी को मारना है, अपने सेल को मत ख़त्म कर देना। मीन्स जो किलर टी सेल है इसका कार्य क्या है, जो फॉरेन आया हुआ फॉरेन पार्टिकल्स आया है, यानी बैक्टीरिया वायरस जो है उसको डैमेज करना है, यानी उसको ख़त्म करना है। लेकिन सप्रेसर टी सेल क्या है, इस चीज़ को एक तरह से रखवाली करता है या केयर करता है कि कहीं किलर टी सेल अपने सेल को ना डैमेज कर दे, तो उसका कार्य करता है सप्रेसर सेल। और मेमोरी सेल जो होती है वो क्या करती है, एक तरह से सेंसिटाइज कर लेती है प्रीवियसली जो सूचनाएं हैं, यानी कि एक बार बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुस गया और उसके अगेंस्ट उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेता है अपने पास। जब दोबारा इंटर करेगा तो ये तुरंत सक्रिय हो जाएगा, यानी एक जो पूरा प्रोसेस चला कि भाई हेल्पर ने किलर को बताया, किलर के साथ सप्रेसर आया, तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देगा बी सेल को, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसकी सूचना, यानी बॉडी को तुरंत पता चल जाएगा कि वो कौन सा फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में आया है। अब बात करते हैं बी सेल की। तो जो बी सेल होता है ये पाया कहाँ जाता है, प्लाज्मा सेल में पाया जाता है। और साथ में इसमें भी क्या होते हैं, मेमोरी सेल भी होते हैं, यानी बी सेल दो तरह के होंगे, प्लाज्मा होंगे और मेमोरी सेल होंगे। और इसकी अगर हम बात करें, अब यहाँ पे होगा क्या, प्लाज्मा जो सेल होगा ये करता क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो बी सेल जो होता है, जो बी इफेक्टर सेल है, इफेक्टर सेल मीन्स जो बैक्टीरिया को किल्ड करेगा, मीन्स तो उसे कहा जाता है इफेक्टर सेल। अब ये करता क्या है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। अब देखिए यही इफेक्टर सेल ही क्या करता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडीज़ का जब निर्माण करेगा, दीज आर प्रोड्यूस द ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि एंटीबॉडीज में पाया क्या जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा। और पास्ड फ्लूइड इन ब्लड टू लिम्फ, और ये पास्ड हो जाएगा कहाँ पे, प्लाज्मा में पास्ड हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में उससे बनेगा, डब्ल्यूबीसी के बी सेल से, और प्लाज्मा में पहुँच जाएगा। तो जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, प्लाज्मा में पाए जाएंगे। बनेंगे कहाँ, डब्ल्यूबीसी के बी सेल से बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि बी लिम्फोसाइट जो होता है वो सिंथेसाइज कब होता है, जब हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट करता है, यानी कि हेल्पर टी सेल जब सिग्नल देता है कि फॉरेन पार्टिकल्स या बाहरी तत्व एलिमेंट्स बॉडी के अंदर इंटर्ड कर गए हैं, तब ये क्या करने शुरू करता है, बनाना शुरू कर देता है एंटीबॉडीज़। और साथ में क्या होता है, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल फिर उसकी सूचना को पूरा एक तरह से रिकॉर्ड रखती है, यानी जो बैक्टीरिया या वायरस इंटर किया है बॉडी में, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रहा है, उसकी पूरी जानकारी अपने मेमोरी सेल में स्टोर कर लेती है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक कॉपी अपने पास रखता है। जैसे दोबारा कभी अटैक किया तो तुरंत वो क्या करेगा, उस पर तुरंत अटैक कर देगा, यानी जैसे ही बैक्टीरिया कोई इंटर किया बॉडी में, तुरंत ये क्या करेगा, बैक्टीरिया जैसे इंटर करेगा तुरंत ये एंटीबॉडीज़ कार्य करना शुरू कर देगी, ठीक है।
अब देखिए एक फिगर के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये है क्या कि एक फॉरेन माइक्रोब्स है, ठीक है, माइक्रोब्स विथ एंटीजेंस, यानी कि फॉरेन माइक्रोब मतलब ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अब बॉडी के अंदर इंटर करेगा। जो रेड कलर से छोटा छोटा बनाया गया एंटीजन बताया गया है, ठीक है, क्योंकि एंटीजन क्या पाया जाता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसी को एंटीजन कहा जाता है एक तरह से। जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो बॉडी के अंदर सबसे पहले कौन फाइट करेगा, माइक्रोफेज फाइट करेगा उसके अंदर, या कहीं माइक्रोफेज करेगा। इसके अलावा एक मोनोसाइट्स था वो फाइट करेगा। तो माइक्रोफेज कैसे कार्य करेगा, ये हमारा मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया संपर्क में आ गया माइक्रोफेज के, जैसे बॉडी के अंदर इंटर किया तुरंत अटैक किया माइक्रोफेज ने बैक्टीरिया के ऊपर, और जैसे अटैक करेगा फिर क्या होगा, बैक्टीरिया उसके शरीर में आ जाएगा और जो ये ग्रीन कलर से बना हुआ है यानी ग्रीन कलर के घेरे में आ जाएगा। और ये ग्रीन कलर का घेरा क्या है, लाइसोसोम है। और लाइसोसोम के बारे में पहले भी बताया गया था कि कार्य क्या है। तो लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करने का कार्य करेगा या प्रोसेस्ड करेगा, उसको टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करेगा। और उसके बाद पूरी तरह से बॉडी को डाइजेस्ट कर जाएगा। उस भाग को, जो भाग डाइजेस्ट नहीं होता है और जिसके कारण से टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर बढ़ती रहती है, उस भाग को, यानी कि यहाँ देखिए एंटीजन को अलग से ला करके नोटिस करता है, पूरे बॉडी को तोड़ डाला और जो भाग बच गया है मीन्स जिससे टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ रही है, एक सेकेंड, जिससे टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ रही है, जैसे ये है, यही भाग है जो माइक्रोफेज के द्वारा ख़त्म नहीं हुआ और ये लगातार टॉक्सिक प्रोटीन बना रहा है जिससे बॉडी को नुकसान होता जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इसकी सूचना जो है हेल्पर टी सेल को देगा, ठीक है, हेल्पर टी को सेल को देगा, बी सेल को भी सूचना देगा और हेल्पर टी सेल को भी देगा। अब देखिए हेल्पर टी सेल क्या करेगा, ये हेल्पर टी सेल को देगा, हेल्पर टी सेल को देगा और हेल्पर टी सेल क्या करेगा, इसको सूचना देगा बी सेल को, ठीक है, एक तरह से। हाँ अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे हेल्पर्स टी सेल क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि हेल्पर टी सेल को ये सूचना मिल गई कि फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है और फॉरेन पार्टिकल का एक भाग ऐसा है जो माइक्रोफेज या उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम उसके द्वारा ख़त्म नहीं हो रहा है, वो लगातार टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है और जो बॉडी को डैमेज करने का कार्य कर रहा है। तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बी सेल को, यानी बी सेल को इन्फॉर्म करेगा। और बी सेल क्या करेगा, बी सेल यहाँ पे दो कार्य करेगा। एक तो इसकी पूरी जानकारी को स्टोर करेगा कि एक कौन है भाई, कैसा बैक्टीरिया है, किस तरह का प्रोटीन बना रहा है, कितने उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, जो भी ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। दूसरा काम करेगा एंटीबॉडीज़ बनाने का। तो बी सेल यहाँ पे क्या करेगा, क्या देखिए, बी सेल डुप्लीकेट्स प्रोड्यूस 2 क्लोन्स, मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 सेल बनाए, यहाँ पे बी सेल से 2 सेल बना, एक मेमोरी सेल बना, एक प्लाज्मा सेल बना। मेमोरी सेल सूचनाओं को यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और जो प्लाज्मा सेल बना, इस प्लाज्मा सेल में फिर प्लाज्मा सेल के 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है, उसकी यानी कि डिवीजन होकर के 2 सेल बनेंगे और ये प्रत्येक सेल में क्या बनना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ का बनना शुरू हो जाएगा। और ये एंटीबॉडीज जो बन करके, ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, जो फॉरेन पार्टिकल्स था उसको ख़त्म करेंगे, यानी डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको एक साथ डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी जो फॉरेन पार्टिकल था रेड क्या था, रेड वाला भाग जो था एंटीजन था और उस पर आकर के वाई आकार का क्या जुड़ गया, एंटीबॉडीज आकर के जुड़ गया। तो इस तरह से जो हमारा इसमें ये फॉरेन पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल को यहाँ पे हम फिगर के द्वारा दिखाए हैं कि पूरी तरह से क्या करता है, एंटीबॉडीज़ ख़त्म कर देता है। लेकिन कोविड-19 की, अब चूंकि जो कोविड-19 है या नोवेल कोरोना है, ये नया वायरस है और नया वायरस होने के कारण से, जब नया वायरस है तो
कोविड-19 है क्या कि नया वायरस है, और नया वायरस होने के कारण से इसकी सूचना जो है न तो बी सेल को है और न तो टी सेल को है। मीन्स टी सेल के मेमोरी सेल को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बी सेल के मेमोरी सेल के बारे में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए आसानी से इंटर कर जाता है, और जब तक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो तब तक काफ़ी लंबा समय निकल गया रहता है, और जब तक एंटीबॉडीज़ बनता है तब तक काफ़ी लोगों का यानी सभी बॉडी तुरंत क्विक रिस्पांस नहीं करती है, तो किसी में जल्दी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, किसी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन बहुत लेट होता है, और जब तक होता है तब तक व्यक्ति ख़त्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इस तरह से कार्य करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि जो बताया गया प्रोसेस नेचुरल सिस्टम से है। जब हम किसी व्यक्ति को प्लाज्मा देते हैं, यानी कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्लाज्मा देंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लाज्मा हम दूसरे व्यक्ति को दिए उससे क्या होगा, वो व्यक्ति तो सही हो जाएगा, यानी यह व्यक्ति सही हुआ था, ये कोविड-19 से सही हुआ व्यक्ति था जिसके ब्लड में क्या पाया जा रहा था, एंटीबॉडीज़ पाया जा रहा था। जब इसको दिया गया तो इसके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ पहुंच गया, और जिसके कारण से वो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या क्या होती है कि जो एंटीबॉडीज़ इस तरह से डोनेट किया जाता है, तो वहाँ पे बी सेल की जो मेमोरी सेल होती है उसमें उस सूचना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाता है। जब हम दूसरे व्यक्ति से प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति में देते हैं, यानी कि एक बीमार व्यक्ति से जो बीमारी से सही हुआ व्यक्ति है उसका प्लाज्मा दूसरे बीमार व्यक्ति को जब डोनेट करते हैं, तो उस दूसरे बीमार व्यक्ति का जो बी सेल होता है उस सूचनाओं को एकत्रित नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को अगर दोबारा वायरस इन्फेक्शन हुआ तो फिर उसी तरह से रोग ग्रसित हो जाएगा, मीन्स उसकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहेगा और फिर से बीमार हो जाएगा, तो मीन्स उसको फिर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए वैक्सीन्स का कार्य क्या है। तो वैक्सीन्स की बात करें तो इसको ये करता है क्या, स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम कार्य करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीन्स बेस्ड ऑन द मेमोरी बी सेल, देखिए ये वही चीज़ है, मेमोरी सेल पे कार्य करता है। मीन्स हुआ क्या कि वैक्सीन जिसको एक बार दे दिया जाएगा तो वहाँ पे बी सेल जो है वो उस चीज़ को मेमोराइज किए रहेगी, और जैसे वायरस या बैक्टीरिया एंटर करेगा वो अपना कार्य शुरू कर देगी। कैसे करेगी भी देखते हैं। देखिए जॉन जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन का यूज़ किया था, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन टर्म यूज़ किया था, और एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड सेफ एंड इफेक्टिव मीन्स प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल इम्यून अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन तैयार किया था। पास्चर ने फिर कंफर्म किया था कि जेनर के कार्य को या फाइंडिंग को कंफर्म किया था पास्चर ने कि जेनर ने जो किया है वो सही है, और उसके अलावा कंफर्म करने के साथ एंथ्रेक्स, रेबीज, चिकन पॉक्स, कई बीमारियों में, चिकन कॉलरा सब में इन्होंने वैक्सीन खोजा भी। टाइप ऑफ वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन जो तैयार की जाती है वो 4 तरीके से की जाती है। टैक्सॉइड होती है, किल्ड पैथोजन होता है, एटूनेटेड होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 4 तरीके से किया जाता है। तो देखिए वैक्सीन को तैयार करने के लिए जैसे कोविड-19 वायरस है, जो वायरस है उसी वायरस के ही भाग का यूज किया जाता है, और कोई इसमें दवा या मेडिसिन या केमिकल्स नहीं होता है। तो जो वायरस होगा उसी वायरस के ही बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। किस रूप में किया जाता है, टैक्सॉइड फॉर्म में किया जाएगा, किल्ड पैथोजन के रूप में किया जाएगा, एटूनेटेड लाइव पैथोजन के रूप में किया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाएगा। तो अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे टैक्सॉइड के रूप में किया जाता है, टैक्सॉइड मीन्स क्या होता है कि जो प्रोटीन जो वायरस होगा उसमें बहुत से प्रोटीन या डीएनए या आरएनए किसी न किसी से बनी होगी बॉडी, तो उस बॉडी के किसी एक हिस्से को लेकर के वैक्सीन को तैयार किया जाता है, या तो फिर पूरे वायरस को किल्ड कर दिया जाए, यानी कि रेडिएशन से किल्ड कर दिया जाए, और फिर पूरे वायरस का से हम वैक्सीन तैयार करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा में तैयार किया गया है, यहाँ पे डीपीटी में तैयार किया गया था। इसके अलावा एटूनेटेड
लाइव पैथोजन का उपयोग करते हैं, यानी कि जो पैथोजन है उसको किल तो नहीं करेंगे लेकिन इनएक्टिव कर देंगे, मीन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो इनएक्टिव कर देंगे और फिर उससे हम वैक्सीन तैयार करते हैं। और उसका एग्जांपल है BCG, MMR, OPV यानी मॉब्स, मीजल्स और रूबेला, ओरल पोलियो वैक्सीन्स तो एट्यूनेटेड लाइव पैथोजन टेक्निक से तैयार किया गया है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका हेपेटाइटिस B तैयार किया गया है। तो एक तरह से वैक्सीन भी क्या है, वैक्सीन भी क्या है, जो वायरस है उसकी बॉडी का ही पार्ट है और जिसको इनएक्टिव फॉर्म में यूज किया जा रहा है। इनएक्टिव फॉर्म में कैसे तैयार किया जा रहा है, उसको किल्ड करके तैयार किया जा रहा है, इनएक्टिव करके तैयार किया जा रहा है, उसके किसी शरीर के एक हिस्से का उपयोग करके किया जा रहा है। तो उसको जब बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो तुरंत क्या होता है कि जैसे बॉडी में इंसर्ट करेंगे, जैसे बॉडी में जैसे ही इंसर्ट किए यानी पैथोजन की जगह पर हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैक्सीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो वैक्सीन जो पैथोजन था तो वो सक्रिय था, मीन्स वो टॉक्सिक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता था जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन पैथोजन की जगह पर हम जब वैक्सीन आता है, यानी वैक्सीन में भी क्या है, पैथोजन का ही पार्ट है। तो पैथोजन का ही पार्ट है तो तुरंत क्या होगा, B सेल T सेल सेम उसी तरह से कार्य करती हैं जैसे पैथोजन के आने पर कार्य करती हैं। और जैसे तो इसलिए क्या होता है कि वैक्सीन जब हम इंसर्ट करते हैं तो वैक्सीन से हमें नुकसान कोई नहीं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, लेकिन B सेल क्या करती है, बहुत से एंटीबॉडीज़ बना देती है और जब वो लिविंग फॉर्म में कोई वायरस बैक्टीरिया दोबारा अटैक करता है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। और देखिए वैक्सीन्स की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है 3 जनरेशन वैक्सीन्स होती हैं। अब पहले क्या होता था कि लाइव और वीकेंड यानी कि जिंदा वायरस को या फिर किल्ड करके उसके फॉर्म को बदल करके, यानी लाइव होगा और साथ में या फिर क्या कर सकते हैं, किल्ड करके या उसके फॉर्म को यानी रूप को चेंज करके हम तैयार करते थे। तो यहाँ पे जनरेट क्या होता था, बोथ किलर T सेल बनता था और हेल्पर T सेल बनता था। जो फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन थी तो वहाँ पे B सेल का फॉर्मेशन नहीं होता था, यानी B सेल से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता था, बल्कि किलर T सेल यानी T लिम्फोसाइट्स बनता था, किलर T सेल और हेल्पर T सेल बनता था। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि टॉक्साइड या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वायरस के किसी एक हिस्से का या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उपयोग करके किया गया। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ इसमें भी क्या था, T सेल ही हेल्पर T सेल कार्य करता था, यानी कि जनरेट जो होता था हेल्पर T सेल होता है। जब थर्ड जनरेशन की वैक्सीन यानी कि आज की डेट में जो वैक्सीन चल रही है तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग DNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिससे क्या फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशंस या B सेल्स के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। देखिए वैक्सीन्स के कार्य को अगर हम समझे एक फिगर के माध्यम से, तो जो वैक्सीन्स होता है वो सब्सटेंस किसका होता है, पैथोजन का होता है। पैथोजन क्या होंगे, चाहे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो वायरस या पैथोजन के पार्ट का यूज वैक्सीन में किया जाता है। तो जब पैथोजन के किसी पार्ट से जो वैक्सीन बनी है उसको जब बॉडी के अंदर इंटर्ड किया जाता है तो तुरंत क्या होगा, माइक्रोफाज क्या करेगा, अटैक कर देगा उसके ऊपर। माइक्रोफाज अटैक करेगा और माइक्रोफाज अटैक करने के साथ साथ फिर उसको क्या करेगा, इसमें जो उस भाग को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि उस भाग को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा B सेल को। तो ये सब माइक्रोफाज हैं जो काले काले कलर से बनाए गए हैं, ब्लैक डॉट से, ये माइक्रोफाज हैं। तो माइक्रोफाज क्या करेगा, अटैक करेगा और साथ में क्या करेगा, B सेल को इन्फॉर्म करेगा और T सेल को इन्फॉर्म करेगा। तो लेकिन जब T सेल को तब इन्फॉर्म करता है जब वैक्सीन नहीं लगी रहती है। जब वैक्सीन लग जाती है तो ऑलरेडी B सेल मेमोरी सेल में इस बात की सूचना पहले से रहती है कि इस वायरस के बारे में, कि इसका वायरस की सारा इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जाता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर्स का इन्फॉर्मेशन एक तरह से कहें, या जो किस तरह का प्रोटीन्स बनाता है उसकी इन्फॉर्मेशन B सेल को पहले से रहता है। तो B सेल क्या करेगा, तुरंत फास्ट रिकॉग्निशन, तुरंत पहचान लेगा और तुरंत उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेम उसी तरह से मैकेनिज्म कार्य कर रहा है जैसे ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में है कि इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप किया जाए। तो इम्यून सिस्टम जो होता है इसी तरह से कार्य करता है, यानी कि उसका जो मोड ऑफ एक्शन है इसी तरह से है। अब बहुत लोग दावा क्या करते हैं कि आप फलाना दवा खा लीजिए, यानी कि
मेडिसिन्स का सलाह देते हैं कि इस मेडिसिन्स को यूज करिए, इस मेडिसिन्स को यूज करिए, जिससे इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मेडिसिन्स का कोई रोल है ही नहीं। जब भी इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा आपके नेचुरल तरीके से होगा। तो नेचुरल तरीका क्या होगा, जो डेली रूटीन का आपका कार्य है, यानी जो फूड मटेरियल आप खा रहे हैं, यानी कि अपने दैनिक जीवन में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, आपका ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होंगे। अगर नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज क्या करता है कि नॉनवेज जो होगा आपका वो एनर्जी बूस्टअप का काम करेगा, यानी कि इम्यून बूस्टअप कम करेगा, एनर्जी बूस्टअप का ज़्यादा कार्य करेगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रहे, हरी सब्जियों खाइए, फल को खाइए, और ऐसा भी नहीं कि आप एक महीना खाइए और फिर साल भर सोचिए कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। नहीं, आपको अपने जीवन में प्रतिदिन में इसको अपनाना होगा, तब जा कर के इम्यून सिस्टम होगा सही। इसके अलावा एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज बहुत आवश्यक इसलिए होता है कि अगर आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। और मेटाबॉलिक क्रियाएं जब फास्ट हो जाती हैं तो वहाँ पे इस बॉडी का जो फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर कार्य करते हैं। तो इसलिए 30 मिनट्स अगर एक्सरसाइज किया जा रहा है तो वो ज़्यादा मेटाबॉलिक क्रिया को फास्ट करता है और वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का कार्य करता है। तो ये है पूरा, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी, वैक्सीन्स कैसे कार्य करते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, उन सब में क्या अंतर है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग विस्तृत में चर्चा किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के अगर वीडियो आप चाहते हैं कि आगे भी मिलता रहे और आप अपने किसी टॉपिक पे चाहते हैं बनाया जाए तो उस टॉपिक भी भेजिए, कोशिश किया जाएगा बनाने के लिए। लेकिन अगला जो वीडियो होगा वो प्लांट डिफेंस सिस्टम पे होगा। मीन्स ह्यूमन के केस में एंटीजन, एंटीबॉडीज़, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, जिससे ह्यूमन डिफेंस करता है। लेकिन प्लांट के केस में क्या पाया जाता है, उस पर हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।